अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ नए मुद्दे पे बात करेंगे। मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं उस पे बात करेंगे। तामीर और तरक्की के काम होने चाहिए थे, लेकिन आज भी डिवाइड करने की जो वो रस्म है वो चल रही है। आज की इस खास मुलाकात में मेरे साथ मुनीश साहनी साहब हैं, सदर हैं शिवसेना के यूबीटी साहब। किस तरह से देखते हैं जिस ओर मुल्क को ले जाया जा रहा है, गुर्बत कम नहीं हो रही है, मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी वो हट के लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके लिए दोनों तरफ के लोग जो है वो जागने चाहिए। नेताओं तो अपना स्वार्थ साध रहे हैं, मगर जनता को जागना चाहिए कि जिनके मतदान करने के बाद, मतदान के अधिकार के बाद जो है मतदान देकर उनको जो है बड़े-बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है और वो फिर इस तरह की सियासत को अंजाम देते हैं। कई बार तो देखने में लगता है कि हमारा मुल्क वापस जो है 1947 से पहले वाले तारीख के अंदर जा रहा है, यानी आपस में बांटो काटो और जो है वो डिवाइड और रूल वाली वो पॉलिसी चलनी शुरू हो गई है। शायद आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो डिवाइड एंड रूल के जो है उसी फॉर्मूले को लेकर अंग्रेजों के एक बार फिर जो है वो देश के अंदर उतर आई हैं और पिछले 10-12 सालों से जो है इसी तरह की नीति पर काम हो रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देखिए, देश हमारा हिंदुस्तान, हम गर्व के साथ कहते थे कि धर्मनिरपेक्ष देश, हम गर्व के साथ कहते थे कि लोकतांत्रिक देश है, हम गर्व के साथ कहते थे कि हिंदुस्तान जो है विभिन्न जाति धर्मों का गुलदस्ता है, मगर आज उस गुलदस्ते के अंदर जो है वो कांटे लगा दिए गए हैं। आज धर्म निरपेक्षता को जो है वो धर्म की आड़ के अंदर उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतंत्र पर किस तरह से प्रहार हो रहा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर तो उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां लगभग 10 साल जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही बहाल नहीं की गई, यहाँ विधानसभा चुनाव ही नहीं किए गए, यहाँ पुनर्गठन अधिनियम ला लाकर जनता के मतदान का, देखिए सबसे बड़ा अधिकार लोकतांत्रिक देश में जनता का अधिकार होता है। अगर आप उसके मतदान के अधिकार को ही खोखला कर दोगे, खोखला मैं किस लिए कह रहा हूं कि आज जनता की चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? माननीय मनोनीत उपराज्यपाल जी के पास, कि आप उनको अधिकार दे दोगे जिसको केंद्र सरकार ने हमारे सर पर बिठा दिया है और जनता ने जो अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कर अपनी प्रतिनिधियों को चुना, उनके पर अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है और ये तीनों चीजें आज जो है हमारे देश के अंदर पूरा अपने चरम पर है। सानी साहब, इलेक्शन से पहले कुछ नारे जो हैं वो बुलंद किए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वहां एक नारा लगाया गया कि बटोगे तो कटोगे। आप क्या समझते हैं कि भाजपा को इसी नारे का फायदा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा, मतदाताओं को जो है अपना पहचानना पड़ेगा कि कौन से लोग जो है, कौन सी पार्टियां आपको गलत रास्ते के अंदर देश को लेके जा रही हैं, कौन सी पार्टियां आने वाली, देखिए आने वाली जनरेशन अगर इसी नारों के ऊपर काम करेगी तो मुझे लगता है एक बार फिर देश के जो है वो टुकड़े होंगे, एक बार फिर जो है भारत देश की जो है दो हिस्सों के अंदर बटेगा, क्योंकि उसके बिना और कोई हल नहीं। कि जिस तरीके के आप नारे देकर आने वाली जनरेशन, युवाओं के जो है दिमाग के अंदर नफरत के बीज बो रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो है जब वो फूटेगा नफरत का बीज, तो मुझे लगता है कि उस समय देश के हालात जो है बहुत गंभीर होंगे। नहीं, दूसरी तरफ उनका नारा है, बड़ा खूबसूरत नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, बटोगे कटोगे और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास? देखिए, सबका साथ सबका विकास को देख लिया इन्होंने 10 साल में, सत्ता का सुख तो भोगा, लोगों को गुमराह किया, मगर जैसे ही लोगों ने देखा कि सबके साथ सबके विकास के साथ सबका सत्यानाश भी हो रहा है, तो लोग जागना शुरू हो गए। जब जागना शुरू हुए तो इनके हाथ से सत्ता खिसकनी शुरू हो गई। जब सत्ता खिसकनी शुरू हो गई तो अब इनके पास क्या चाह रहा था, क्योंकि इनको साम दाम दंड भेद सब चीजों का, जायज नाजायज चीजों का इस्तेमाल कर जो है वो सत्ता को काबिज होना है। अब सत्ता के लिए इन्होंने फिर नए नारे देने शुरू किए। वो नए नारा यही है कि बटोगे तो कटोगे, जिसके कारण जो है, जिस नारे से इनको महाराष्ट्र के अंदर भरपूर जो है वो समर्थन मिला, लोगों ने भी जो है वो एक तरफा वोट किया। देखिए, लोगों को, चुनाव आयोग को, तमाम लोगों को इस तरह से नारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा, नहीं तो देश की इमेज,
जो हमारे देश के हम गर्व करते हैं धर्मनिरपेक्षता पर, लोकतंत्र पर, विश्व के अंदर हम विश्व गुरु गुरु बनने की बात करते हैं, उस इमेज को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है। और इसी इमेज का मैं तो कहूंगा ये जो इस तरह के नारों का, जो जिस तरह का जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, ये इसी का ही नतीजा है। क्या समझते हैं अजमेर शरीफ दरगाह, जिस पे प्रधानमंत्री साहब भी जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो एक्टर्स हो, वो कोई भी हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, हर शख्स जाके वहां चादर चढ़ाता है और अपनी जो है वो मांग रखता है, वहां अपनी दिल की मुराद जो है वहां रखता है। तो क्या समझते हैं कि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि वहां मंदिर हुआ करता था, ऊपर से एक ऐसा ही लॉ भी बना 1947 के बाद, ऐसी चीजें नहीं होंगी, वो एज इट इज रहनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद है, वो गुरुद्वारा है, वो चर्च है। देखिए बिल्कुल ये हमने देखा है जो अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर किस तरीके के जो है कितने सालों तक ये लड़ाई चली, किस तरीके का आपस के अंदर जो है वो खून खराबा तक हुआ, हड़तालें तक हुई, कितना जो है नुकसान हुआ। उस इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए। बल्कि माननीय न्यायालय का फैसला है कि 1947 के बाद जिस जिसके धार्मिक स्थल हैं उसके जो है वो एज इट इज रहेंगे, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको बदलाव उसके अंदर कोई नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पर जब मुगल लोग जो है वो शासन करने आए होंगे तो हमारी सरजमी पर ही उन्होंने जो है अपने धार्मिक स्थल बनाए होंगे। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमारी सरजमी पर ही जो है वो चर्च और अपने धार्मिक स्थल जो है खड़े किए। तो वो तो है ही है। अब उसको खुरेद कर क्या साबित क्या करना चाहते हो? देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों की कोई कमी नहीं है, हमारे भरपूर मात्रा के अंदर मंदिर हैं, बल्कि हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको हमारे धर्म को जो है वो संरक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज श्री माता वैष्णो देवी जो विश्व प्रसिद्ध दरबार है माँ का, और टॉप के 2-3 मंदिरों में से एक है, वहां पर जो है माता वैष्णो देवी का यात्रा स्वरूप तहस नहस किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहां संत समाज और ये जो इस तरह के दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों से मंदिरों और शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं, वो इस तरफ भी नजर दौड़ाएं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, उस तरफ नजर बढ़ाएं, वहां आवाज बुलंद करें, बल्कि आपसी भाईचारे में सेंध लगाने वाली जो है इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसमें जो मुस्लिम लोग हैं, मुसलमानों की तरफ से भी उस पर बड़े ही तरीके से, बड़े ही काफी तादाद में लोगों ने ये कंडेम्ड किया है, उसकी मजम्मत की है कि वो नहीं होना चाहिए। ये हम सब लोग कहते हैं, हम सब लोगों को मिल के वहाँ की माइनॉरिटीज जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उस चीज़ की आड़ में हिंदुस्तान में ये चीज़ अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो भाईचारा है उसके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जी, आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आने वाली जो यूथ है ये तो हमारे देश का भविष्य है। अगर हम आज इनके दिमाग में नफरत के बीज बो देंगे, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है उसका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता कभी। आप क्या समझते हैं सानी साहब कि इस वक्त जो यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, क्या वो लोग बाबा जी के जो हमें संविधान दिया हुआ है, उन्होंने आइन बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, उस पर बिलीव नहीं करते? देखिए जो नारे जिस तरीके के दिए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये तमाम चीजें जो है राजनीति से प्रेरित है, राजनेताओं की साजिश का एक नतीजा है, ये उनका एक जो है अंश है जो इस तरीके से आपसी भाईचारे में, क्योंकि आजकल ना बहुत आसान हो गया धर्म के ऊपर वोट बटोरना। आज आप मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो धर्म को आगे ले आइए, क्योंकि आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान में रहना हर शख्स अपने धर्म को लेकर जो है इतनी आस्था रखता है, वो खाना पीना भूल जाएगा, भूखे रह लेगा, मगर अपने धर्म पर जो है किसी तरह की आंच नहीं आने देगा। और इसी आस्था का ये राजनेता लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। ये घिनौनी जो राजनीति धर्म की आड़ के अंदर हो रही है, उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए। हम तमाम लोगों को, हर देशवासी को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, जागना पड़ेगा। धर्म की राजनीति को धर्म से अलग करना पड़ेगा। धर्म के आड़ के अंदर जो राजनीति हो रही है उस पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है, और वो उसका एक ही हल है कि जनता जागे।
जनता इस तरह के नेताओं को पहचाने और उस पर जो है पूर्ण एक तरह का अपना वोट देने को लेकर जो है वो बैन लगाए। चुनाव आयोग भी आ गया है, देखिए चुनाव आयोग भी इंडिपेंडेंट संस्था है, वो भी हमारे संविधान के अनुसार जो है वो काम करती है। और अगर संविधान में सबको जो है एक समान अधिकार दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग को इस तरह के और धार्मिक नारों पर प्रतिबंध है। और शिवसेना इस तरह का, हमारे पार्टी के संस्थापक इस तरह का प्रतिबंध झेल चुके हैं। मुझे लगता है वही देश में एक पहले शख्स होंगे जिनके ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। और आज तो खुलेआम इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनाव आयोग को भी कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है एक या दो पार्टियों के भविष्य के लिए अच्छा हो, मगर देश के लिए ये बहुत खतरनाक है। ऐसी चीजों को क्या अगर प्रधानमंत्री साहब चाहें तो उन पे विराम, उन पे रोक लग सकती है या नहीं, या उनकी नॉलेज में ये सारी चीज हो रही है? देखिए ये तो कहना बहुत अटपटा सा सवाल है आपका। देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंचती होगी, तमाम चीजें उनकी जानकारी में होंगी। और प्रधानमंत्री हैं देश के, तो हर सुरक्षा एजेंसी, हर उनका कार्यकर्ता, हर बड़े से बड़ा उनका नेता जो है, उनको हर चीज के बारे में ब्रीफ करता होगा कि आज देश में ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद है, तभी इस पर जो है पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा, नहीं तो ये चीजें कब की खत्म हो गई। सानी साहब, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ काफी देर के बाद इंतखाबात हुए, लोगों की चुनी हुई सरकार भी बनी है, लेकिन फर्स्ट सेशन जब असेंबली का शुरू होता है तो हल्ला गुल्ला, मुद्दों पे, जिन चीजों पे बात करनी चाहिए थी उन पे बात नहीं हुई, तो वो सेशन जो है वो जाया गया, रायगा गया। देखिए उस समय भी हमने बहुत आवाज उठाई थी कि देखिए दोनों तरफ की पार्टियों को मैं जो दोषी कहूंगा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, जिन्होंने जो है जो प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव को लेकर जनता को स्पष्ट नहीं किया कि ये प्रस्ताव क्या था। हम लोगों ने प्रस्ताव पढ़ा है, उसमें कहीं भी धारा 370 का जिक्र नहीं था, 35A का जिक्र नहीं था, विशेषाधिकार की मांग की गई थी। वो हम भी करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को विशेषाधिकार चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए भूमि और अपनी नौकरियों की सुरक्षा दी जानी चाहिए। जब आप तमाम देश के 12 अन्य राज्यों को, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ तक के गुजरात को, महाराष्ट्र को, हिमाचल को जब विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जम्मू कश्मीर भी एक हिली स्टेट है, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, अति संवेदनशील इलाका है। हम 35 सालों से आतंकवाद का तंज झेल रहे हैं, तो हमारे यहाँ के अधिकारों को किस लिए छीना जा रहा? हमारे अधिकारों की बहाली की जानी चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर के साथ पिछले कई सालों से जो है लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक लंबे अंतराल के बाद जो है बहाल की गई, उसके अंदर भी जो है हमें कश्मीर और जम्मू को जो है दो अलग अलग खितों में बांटने का और खाई पैदा करने का काम किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर जनता की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र को आपने कम कर दिया। ये कोई लोकतांत्रिक देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला। पहला राज्य बना जम्मू कश्मीर, जिससे राज्य का दर्जा छीनकर आपने केंद्र शासित प्रदेश बना। आप तो अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, अखंड भारत की बात करते थे कि हम पीओके को वापस लाएंगे, एक्साइज चिन्ह को वापस लाएंगे। कहां है वो? आज भी पीओके वही है, पाकिस्तान के कब्जे में है, अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है। और जो जम्मू कश्मीर के भी आपने दो टुकड़े कर दिए, आपने लेह लद्दाख को हमारे से अलग कर दिया, हमारा राज्य का दर्जा छीन के हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र की रहमत पर आज हम निर्भर हैं, और केंद्र सरकार है कि हमारे ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ चुनाव प्रचार पर और सत्ता लेने की तरफ लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर का युवा आज तड़प रहा है, उसको नौकरियां चाहिए। आपने तो बहुत सारे सबज बाग दिखाए थे हमें, हमने समर्थन किया था, हम लोग थे इसी जगह पर प्रेस क्लब के बाहर, हम लोगों ने जो है ढोल नगाड़े बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी जब यहाँ से 370 का खात्मा किया गया था। हमें इन्होंने वादे किए गए थे कि यहाँ पर विकास होगा, रोजगार होगा, बड़े बड़े निवेश होंगे। हमें भी एक विश्वास की किरण, उम्मीद की एक किरण दिखनी शुरू हो गई थी कि हमारा युवा जो है जो रोजगार के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ रुख करता है, पूना जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो कंपनियों के कार्यालय अब जम्मू में खुलेंगे। और हमारा यूथ जो है अपने माँ बाप के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं पर जो है वो नौकरी करेगा, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखेगा और जम्मू कश्मीर का नाम भी जो है रोशन करेगा। मगर ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आज 6 साल हो चुके हैं।
ना तो यहाँ विकास कहीं दिखाई दे रहा है, ना युवाओं को रोजगार, बल्कि अगर दिखाई दे रहा है तो सब जगह बेरोजगारी दिखाई दे रही है, सर्वोच्च महंगाई दिखाई दे रही है। हमारा युवा बेरोजगारी के साथ साथ जो है नशे की लत का आदी होता जा रहा है। आतंकवाद जो मात्र कश्मीर संभाग के अंदर हुआ करता था, आज वो जम्मू संभाग में अपने पांव पसार चुका है। तो हमें हमारी जम्मू कश्मीर के साथ छल और विश्वासघात किया गया है। हमारे विशेषाधिकार, हमारी मांग है, वो हमें दिया जाना चाहिए। वो चाहे आप 371 के तहत दो, 75, 80, 90, हमें अपने अधिकारों से मतलब है, धारा से कोई मतलब नहीं। स्टेटहुड की बात आज की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में वो भी कर रही है, लेकिन ऑन द फ्लोर चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करें, हम प्रधानमंत्री साहब की बात करें, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि वक्त आने पे आपको स्टेट दी जाएगी, लेकिन फिर देरी क्यों? अंग्रेजों ने भी वादा किया गया था, 200 साल लगे हमें आजादी लेने में, 200 साल। तो ये लोग भी तो 5 सालों से थे, हम सुन रहे हैं वादा किया गया, वादा किया गया, बहुत जल्द। अरे तारीख बताइए ना, कब आप वादा पूरा करेंगे हमारा? राम, प्रभु श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बना ना, जो इतनी देर लड़ाई चली, उसमें भी आखिर में नारा आया था, मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताइए ना, जम्मू कश्मीर को आप कब राज्य का दर्जा देंगे? आपने कहा था शीतकालीन सत्र में लोकसभा का, जो अब सत्र तो जारी है, कोई संकेत नहीं है राज्य का दर्जा देने को लेकर। तो 6 साल तो हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों को तरसते हुए, कब हमें राज्य का दर्जा देंगे, ताकि जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के नुमाइंदे जनता के मुद्दों को हल कर सके। उनकी जो है, अब आप आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, अभी खींचातानी शुरू होने वाली है दिल्ली की तरह, कि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार, उमर जी की सरकार और राज्यपाल जी के बीच में लेकर, क्योंकि दोनों तरफ जो है शक्तियों का, अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है। कुछ अधिकार उधर दे दिए गए हैं, कुछ इधर। तो दोनों के अधिकार जो है उसमें जनता खामियाजा, नुकसान लोगों का, नुकसान जनता का होगा। सानी साहब क्या मैसेज है लोगों के लिए? आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है ये कायम रहे। देखिए, उससे पहले तो मुझे मेरी राजनेताओं से, केंद्र सरकार से सबसे पहले अपील है, एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते, जम्मू कश्मीर का वासी होने के नाते, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार बहाली दीजिए। हमारे साथ दुश्मनी नहीं है कोई, हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद कीजिए, हमें राज्य का दर्जा दीजिए, हमारी सरकार को, चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार दीजिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को विशेषाधिकार दीजिए, चाहे वो धारा 371 के तहत दीजिए। हमें अपनी संस्कृति, पहचान को बचाना है। हमारे युवाओं नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, हमें जो है भूमि, नौकरी, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का हमारे स्थानीय लोगों को पहला अधिकार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सानी साहब, प्रेसिडेंट से हैं, सदर हैं शिवसेना के, यूबीटी के, जिन्होंने अपनी बात रखी। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस पर हमने बात की। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।